देखिए क्वेश्चन, देखिएगा फटाफट से। एक मिनट रुकना यार। चलिए, आप लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, During discussion on plants, a teacher noticed that several students have misconceptions related to this concept. In this context, the teacher should, यानी पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं, यानी प्लांट्स के बारे में उनको मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर मिसकॉन्सेप्शंस एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों को मदद करनी चाहिए, विद्यार्थियों को, कि उनकी जो भ्रांतियां हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो क्या हैं, किन चीजों पे वो गलत सोच रहे हैं प्लांट्स के बारे में, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद मदद करना सही कॉन्सेप्ट को समझने में। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें बच्चे की भलाई है और बच्चा एक्टिव भी है। पनिश नहीं कर सकते आप बच्चे को, दंड देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, और दंड देना सिखाने का कोई बहुत अच्छा तरीका है भी नहीं। पॉइंट आउट करेंगे आप मिसकॉन्सेप्शंस को स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू रोट मेमोराइजेशन। अब ये तो अपने आप में ही इतना गलत है। बेसिकली पॉइंट आउट वर्ड जो है यहाँ नेगेटिव है। अगर एक बार को ये होता कि आप अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि उनके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो चैलेंज हो और वो ठीक हो जाए, तब आपको समझ में आती बात कि सही है। बट पॉइंट आउट करना, दैट मीन्स आप बच्चे पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है फिर। और दूसरा रट्टे लगवाना, तो ये और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो ये सी ऑप्शन तो अपने आप में खराब है। फिर है डी ऑप्शन, लेबल देम एज इंटेलेक्चुअली इंफीरियर। पहली बात तो आपको बच्चे को लेबल नहीं करना होता, चाहे वो अच्छा बच्चे के रूप में चाहे इंफीरियर के रूप में। और इस बात पे मिसकॉन्सेप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है बौद्धिक रूप से तुच्छ है, ठीक है। वैसे भी आप किसी को ये लेबल नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन भी हट जाता है। ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगेन आपका स्टेटमेंट और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आजकल का, ठीक। नए दौर का नया क्वेश्चन कहेंगे इसको। असर्शन यानी एक तरफ दिया है स्टेटमेंट और दूसरी तरफ दिया है रीजन, ठीक। एक तरफ है स्टेटमेंट, दूसरी तरफ है रीजन। अब बताइएगा कि स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, कौन गलत है, फटाफट से बताइएगा। असेसमेंट असर्शन या स्टेटमेंट क्या है? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स, अ टीचर ब्रिंग्स सेवरल न्यूज़पेपर्स mentioning the same news and encourage students to discuss it in groups। यानी अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए एक टीचर जो है वो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स लेकर के आए हैं और सेम टॉपिक पे सेम न्यूज है, अलग अलग ढंग से पढ़ने को कहा है बच्चों को, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कही गई होगी। तो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स लेकर के किसी एक पर्टिकुलर सेम न्यूज पे उन्होंने बच्चों को कहा है कि चर्चा करो या पढ़ो इसको। इसका रीजन क्या हो सकता है? टेक्स्ट बुक कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन अ मिडिल ग्रेड्स, यानी माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं, साधन हो सकती हैं। देखो ये बात तो अपने आप में ही गलत है कि टेक्स्ट बुक एकमात्र सोर्स है। टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स इन अ क्लासरूम, यानी जो पुस्तिका है आपकी, जो बुक है आपकी, जो किताब है, वो क्या है? बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्सेज है। बहुत सारे रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? बच्चे को एक्टिविटी कराना, बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाना, कोई आर्टिकल पढ़वा सकते हो, कोई एक वीडियो क्लिप दिखा सकते हो, कोई और एक्टिविटी करा सकते हो, 70 तरीके हैं, चार्ट का यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्स है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है कि जो भी है टेक्स्ट बुक ऑलमाइटी नहीं है कि भैया टेक्स्ट बुक सर्वसर्वा है, कि मतलब जो उसमें लिखा है बस उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये बात तो अपने आप में गलत है। बात रही स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट में कहा गया था कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए टीचर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स लेकर के आए हैं, जिससे बच्चों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने का, सीखने का, सोचने का, डिस्कशन का मौका मिले। तो ये तो अपने आप में ही इसकी ऑपोजिट बात हो गई। अगर टीचर को सिर्फ ये मानना होता, रीजन अगर उनके दिमाग में ये होता कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही सीखा जा सकता है, तो वो अलग अलग न्यूज़पेपर की बजाय सिर्फ टेक्स्ट बुक ही रखते। तो ये अपने आप में इसके लिए रीजन भी गलत है और इन जनरल भी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बट आर इज फॉल्स, है ना। R is false. Both A and R are true हो ही नहीं सकता। Both A and R are true and R is the correct explanation, ऐसा भी नहीं है ना, ये करेक्टली एक्सप्लेन ही नहीं करता और दोनों गलत भी नहीं है। तो C ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर, 72% लोग दे भी रहे हैं, है ना। तो टेक्स्ट बुक क्या वन ऑफ द रिसोर्स है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, ओनली रिसोर्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आप मिडिल स्कूल टीचर, माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, मिडिल स्कूल टीचर, ठीक है, जो 6th 7th 8th वाले जो बच्चे हैं मान लीजिए, पॉइंट आउट करना चाहिए बच्चों की गलतियों को, बच्चों की गलतियों को बताना चाहिए
और पूरी क्लास में ह्यूमिलिएट करना चाहिए, या फिर गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू आइडेंटिफाई देयर ओन एरर्स एंड वर्क अपॉन देम, यानी बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए अपने ही एरर्स को आइडेंटिफाई करने का और उन पे काम करने का, या फिर डी ऑप्शन शेम द लर्नर्स सो दैट दे डोंट मेक एनी एरर्स इन फ्यूचर। देखो गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को शेम फील कराएं, अगेन ये प्रॉब्लम हो गई है ना, अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाए और उन पे काम करें। ये बात सही है कि आप उनको मौका मुहैया कराएं जहां पे वो अपनी गलतियों की पहचान करके उनको ठीक कर सकें, उन पे काम कर सकें, है ना, ये बात तो सही है, ये पॉजिटिव बात है। बट आप ये कहें बच्चे को कि पूरी क्लास में उसको ह्यूमिलिएट करें, तो ये नहीं करना। दूसरी बात, जो एरर है वो आप ये पॉइंट आउट करेंगे कि अगर किसी बच्चे से गलती हुई है दैट मींस वो अपने आप में एक फेलियर है, तो ये भी गलत है, क्योंकि एरर क्या है, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। एरर्स, गलतियां जो हैं वो सीखने का हिस्सा हैं। थोड़ी बहुत गलतियां होंगी ही, नेचुरल हैं गलतियां होना। गलतियां क्या बताती हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में एक विंडो का काम करती हैं गलतियां। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू आइडेंटिफाई देयर ओन एरर्स एंड वर्क अपॉन देम। तो आप विद्यार्थियों को मौके मुहैया कराएंगे जहां पे वो अपनी त्रुटियों की पहचान कर सकें और उन पर काम कर सकें, तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में, और बच्चे को कोई ह्यूमिलिएशन भी यहां झेलनी नहीं पड़ रही। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, शुड कॉम्पिटिशन बी यूज्ड एज अ मोटिवेटर टू एनहेंस लर्निंग, क्या प्रतिस्पर्धा को अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कॉम्पिटिशन को यूज करना चाहिए एक मोटिवेटर की तरह, कि बच्चा कंपटीशन को देख के मोटिवेट हो सीखने में, कि तुम्हें शर्मा जी के बेटे या बेटी से आगे बढ़ना है, तुम्हें इससे आगे बढ़ना है, तुम्हारे पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, तुमको तो इतना कर देना चाहिए। ये जो कंपटीशन की भावना है इससे मोटिवेट करना चाहिए। कई लोग कहते भी हैं कि बस मोटिवेशन होनी चाहिए, चाहे आप उसको पॉजिटिव मोटिवेशन कहो, चाहे आप उसको एक्सटर्नल कहो, इंटरनल कहो, बट मोटिवेटेड होने चाहिए आप, है ना। कई लोगों की ये भी सोच है, ठीक है, कि वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, कि मतलब गलत है सही है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोटिवेशन होनी चाहिए। तो बात जो है, शुड कॉम्पिटिशन बी यूज्ड एज अ मोटिवेशन टू एनहेंस लर्निंग, क्या लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, क्या बच्चे को सिखाने के लिए कंपटीशन मोटिवेटर के रूप में काम कर सकता है या करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, है ना। कंपटीशन से जो मोटिवेशन आएगी वो वैसे भी हेल्दी नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति फिर इनसिक्योर और हमेशा दौड़ में भागने की कोशिश करेगा। ठीक, अगर हम बात करें तो कंपटीशन को हमें नहीं करना चाहिए यूज एक मोटिवेटर के रूप में। बेटर वेज हैं कि आप जहां जिस चीज में अच्छे हो उसमें आप अच्छे बनो, है ना भाई, आप खुद से अच्छे बनो, आप अपनी कल की प्रोग्रेस से आज को मापो, बट दूसरों की प्रोग्रेस से खुद को मापो, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। ठीक, तो यस इट हेल्प्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस विद पीयर्स, तो पीयर्स के साथ थोड़ी ना कंपैरिजन करना है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। यस इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू डू बेटर देन अदर्स, नहीं ऐसा नहीं है कि दूसरों से बेहतर करना है, उसको खुद से बेहतर करना है। नो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ऐसा नहीं है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ ही इसको यूज किया जा सकता है। तो सिर्फ बी ऑप्शन सही बचता है, नहीं इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। बेवजह फिर सोशल कंपैरिजन होता रहेगा, भाई हमारा बच्चा तो इससे आगे, ये आगे, वो आगे, इस चीज में अच्छा, उस चीज में अच्छा। तो जो आपके अंदर नेचुरल टैलेंट होगा, जिस चीज में आप सच में अच्छे होंगे, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं, लर्निंग क्यों हो रही है आपकी, कि आप दूसरों से बेहतर बन सकें। तो कंपटीशन एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है मोटिवेट करने का किसी को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दो इट कैन मोटिवेट सम पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यार बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज, यानी निम्नलिखित में से किस में अभिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है, यानी मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज की जरूरत किस में पड़ेगी। मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, आपकी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आपकी प्लानिंग, रिव्यूइंग, एग्जीक्यूटिंग, इवेल्युएटिंग, मतलब आप सेल्फ प्लान कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं, चीजें जो आपने प्लान की हैं वो ठीक है कि नहीं है, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करेगी, ये होती है मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज। तो कौन सी एक मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटी है, आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, 71% लोग, चलो मान लेते हैं बी को अभी टिक करके रखते हैं, जांच लेते हैं बाकी ऑप्शंस। डिस्क्राइबिंग स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब करने में कोई मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी नहीं लग रही, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी आपकी हायर मेंटल स्किल्स में यूज होंगी। ठीक है, ये तो सिंपल आपको पता है, एक स्टेप्स आपने रटे हुए हैं या पढ़ लिए हैं, याद हैं तो भी आप बता सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटजीज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करना, कि
उसकी खुद की स्ट्रेटेजी क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इस चीज पे वो रिफ्लेक्ट करे। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आता है रिपीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर रिपीट करना है जस्ट एक प्रोसीजर तो इसमें कोई मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी नहीं लगी, सिंपल कॉग्निटिव एबिलिटी लगेंगी जिसमें आपकी रीजनिंग, मेमोरी, थिंकिंग ये सब हो सकते हैं। फिर आती है बात डी ऑप्शन की, रिकॉलिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस। तो इसमें तो सिंपल याद करना लगेगा, कॉग्निटिव एबिलिटी लगेगी। मेटाकॉग्निटिव है जब आपको एक लेवल आगे जाना पड़े, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नोइंग अबाउट नोइंग, है ना, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, कि आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, प्लान करना है, रिव्यू करना है, इस तरह की चीजें। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, समझते हैं एक बार। अगर मेटाकॉग्निशन की हम बात कर रहे हैं, मेटाकॉग्निशन की अगर हम बात कर रहे हैं, मेटाकॉग्निशन परासंज्ञान कहते हैं इसको, तो इसमें आपकी सेल्फ रिव्यूइंग, आपने कुछ बनाया प्लान, उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यूइंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजाइजिंग, जो भी आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज जो आप बना रहे हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करना कि आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो किस हद तक अच्छी हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, टीचर्स मस्ट बिल्ड स्टूडेंट्स कैपेसिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय, यानी टीचर्स को समस्या समाधान करने की जो क्षमता है बच्चों की उसको बढ़ावा देना चाहिए। किस तरह से? क्वेश्चनिंग को डिस्करेज करके, यानी हतोत्साहित करेंगे आप बच्चे को, क्वेश्चन पूछने को मना करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसे बेहतर होंगी? अगर क्वेश्चन नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो कहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी? तो क्वेश्चनिंग से तो अच्छी होती है कि ये ऐसे तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है तो ऐसे क्यों हो सकता है। प्रोहिबिटिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, यानी एनालॉजीज का जो है, एनालॉजीज होती हैं लगभग सेम तरह के एग्जांपल्स या रिलेटेड चीजें, तो इनको हमें प्रमोट करना होता है, प्रोहिबिट नहीं करना। अगर इससे रोकेंगे आप तो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एनालॉजी से हेल्प मिलती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आंख है वो एक कैमरा के जैसी है, ये एक एनालॉजी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मान के कई बार आप अज्यूम करके चीजें सॉल्व करते हैं, तो एनालॉजी हेल्प करती है। फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशंस टू अवॉइड चैलेंजेस, अगर आप चैलेंजेस को अवॉइड ही कर देंगे तो कहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी? भाई चैलेंज नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं आएगी। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रमोटिंग आर्टिकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करना, यानी बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ढंग से कर सकें, इस चीज के लिए प्रमोट करना है आपको कि ठीक से आर्टिकुलेट करके अपनी बात को सही ढंग से रख के स्पष्टीकरण करके वो समस्या के समाधान तक पहुंचे क्लियरली, एक क्लियर थॉट ऑफ माइंड के साथ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही दे रहे हैं आज तो उत्तर सारे ही। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। इन अ क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशियो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सोशियो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क पे जो क्लास बनी है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में आंसर कीजिएगा ए ऑप्शन। देखिए, इन अ क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशियो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, यानी एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन लिसन पैसिवली वाइल द टीचर्स, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है बच्चा एक्टिव होगा, जहां कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क आ गया, रचनात्मक दैट मींस बच्चा एक्टिव है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी ग्रुप में एक्टिव होगा, समाज और संस्कृति में एक्टिव होगा। ठीक है, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन लिसन पैसिवली वाइल द टीचर्स, देखो बच्चा पैसिव नहीं हो सकता अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, रचनावादी अप्रोच है। सामाजिक रचनात्मक वादी कौन है? वाइगॉस्की हैं, जो कहेंगे कि बच्चा समाज में या एक्टिव होकर के ज्ञान का सृजन करेगा। ठीक, फिर आता है बी ऑप्शन, मटीरियल इज मेंट ओनली फॉर डिस्प्ले, यानी संसाधन केवल दिखाने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है, यूज करने के लिए होंगे। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं, यूज करने के लिए होंगे। ठीक, फिर आता है सी ऑप्शन, सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, ये बात सही है कि फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होगा एक्टिविटी के बेस पे, जैसी एक्टिविटी होगी वैसे सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होगा। फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज को या फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये सब चीजें फ्लेक्सिबल होंगी एक्टिविटी के अनुसार।
असेसमेंट इज अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग को असेसमेंट से अलग कर देंगे, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है, साथ में चलनी चाहिए। तो इज अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग। आप कैसे ये आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कैसे कर दे रहे हैं आप? आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए, मतलब जबकि जो असेसमेंट है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही इंक्लूडेड होना चाहिए, और यहाँ पे बात हो रही है सेपरेट होने की, तो ये तो गलत बात हो गई। कैसे गलती हो पा रही है आपसे, हैं? कैसे आप गलत आंसर कर रहे हैं? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी कैसे सही लग रहा है आपको, ये बता दो बस मुझे। आगे बढ़ेंगे। सारे लोगों ने इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया। सिंपल बात थी, बच्चा जहां एक्टिव है वो सबसे बढ़िया है, तो सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड एनहेंस मीनिंगफुल लर्निंग एंड एनकरेज लर्नर्स टू टेक चैलेंजिंग टास्क्स। यानी इनमें से कौन सा फैक्टर जो है, कौन सा एक तत्व है जो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देगा, यानी अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देगा, यानी जो बच्चे की लाइफ से जोड़ा जा सके, और एनकरेज करेगा बच्चों को चैलेंजिंग टास्क को लेने के लिए, है ना, यानी प्रोत्साहित करेगा मुश्किल जो चीजें हैं या चुनौतीपूर्ण जो कार्य हैं उनको करने के लिए। ठीक है, सार्थक अधिगम यानी बच्चे की लाइफ से जुड़े, दूसरा चैलेंजिंग टास्क जो हैं वो कर पाए। देखते हैं, टीचर्स पॉजिटिव बिलीव्स इन द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। ये आप लोग सभी 66% लोग सही दे रहे हैं कि अगर टीचर ये मानता है, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, यदि जो शिक्षक हैं वो ये मानते हैं कि जो विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, कि मतलब उनमें एबिलिटी है, और वो पॉजिटिवली मानते हैं कि हाँ बच्चे कर सकते हैं, तो इस चीज का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये एक अच्छा पॉइंट होगा यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ावा देने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को। बी ऑप्शन है हाईली कॉम्पिटेटिव क्लासरूम। देखो, जो क्लासरूम हाईली कॉम्पिटेटिव होगा, सब एक दूसरे का वो कट थ्रोट कंपटीशन वाली स्थिति हो जाएगी कि मतलब सब किसी को खुद से बेहतर नहीं बनना, दूसरे को नीचे गिराना है ना, तो वो प्रॉब्लम है। फिर है सी ऑप्शन, एन एनवायरमेंट दैट फोकस ऑन शेम एंड फियर टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। जैसे कई लोग हैं, मतलब यूट्यूब पे भी होंगे, है ना, उनको अपना कुछ नहीं हो रहा उनसे, तो चलो किसी और को ही कुछ बोल देते हैं जिसका हो रहा हो, जो अच्छा कर रहा हो, तो वो कॉम्पिटेटिव भावना है, वो भी बेवजह की। कंपटीशन किससे करना है? खुद से करना है। फिर आती है सी ऑप्शन, एन एनवायरमेंट दैट फोकस ऑन शेम एंड फियर टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। यानी ऐसा एनवायरमेंट जो सिर्फ शेम और फियर पे फोकस करे, यानी डर और भय, शर्म पे फोकस करे, शर्मिंदगी महसूस कराए बच्चे को, ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, ऑफर मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स एट ईच स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप हर समस्या समाधान के चरण पे भौतिक इनाम देंगे तो बच्चा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए करेगा क्योंकि उसको इनाम मिल रहा है। जिस दिन उसको उस इनाम में, उस रिवॉर्ड में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप मतलब अगर बच्चा जो है सिर्फ इनाम के लिए कर रहा है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सिर्फ रिवॉर्ड के लिए हो रही है, दैट मींस एक्सटर्नल फैक्टर है, वो मीनिंगफुल लर्निंग उससे नहीं हो पाएगी। ठीक, और जहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा टास्क, तो वो छोड़ देगा कि नहीं चाहिए रिवॉर्ड। ठीक, तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि आप लोग लगभग अब 84% लोग सही दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग। यानी कौन सा एक संवेग है जो बच्चों को सीखने से हतोत्साहित करेगा, अधिगम में हतोत्साहित करेगा, यानी डिस्करेज करेगा बच्चों को सीखने के लिए। बताइए फटाफट से, आंसर दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप सभी लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, भूल जाते हो, मैं बोलना भूल जाती हूँ, आप करना भूल जाते हो, हैं ऐसे कैसे चलेगा? बताओ एक बार, मजा आ रहा है आजकल सीखने में कि नहीं, ये बता दो। अगर किसी ने नहीं कहा तो क्या, कोई बात नहीं, पूछ लेंगे, क्यों नहीं। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो कौन सा एक इमोशन हतोत्साहित करेगा, यानी बढ़ावा नहीं देगा लर्निंग को? प्राइड, अगर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं तो आप अच्छे से सीखेंगे, तो ये तो बढ़ावा देगा। जॉय, अगर आप खुश हैं तो और अच्छे से सीखेंगे। अगर आप होपफुल हैं, उम्मीद है आपको, आशावादी हैं, तो आप अच्छे से सीखेंगे। बट अगर आप बोर हो गए हैं तब आप अच्छे से नहीं सीखेंगे। बोर्डम क्या है? नेगेटिव इमोशन बन जाएगा आपके लिए, डिस्करेज करेगा, क्योंकि फिर आप सीखना नहीं चाहेंगे। ठीक, इसलिए हम ब्रेक्स लेते हैं बीच में, लर्निंग को फन बनाते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको लर्निंग को बोर्डम में नहीं कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाफ क्वेश्चंस की जो संख्या है वो यहाँ हो जाएगी, 50% काम अपना डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। थकान हो रही है यार आज। देखो, आंसर कीजिएगा फटाफट से।
96% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। मतलब इतना आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा मिल गया आपको? टाइम मिल जाए तो फिर तो आप सही कर ही देते हैं ना क्वेश्चन। देखो, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, उनको मजा ही नहीं आ रहा है ना, तब क्या करेंगे? सिंपल है यार, आप क्या करेंगे, एक उंगली उनकी तरफ ना करके 4 उंगलियां अपनी तरफ करेंगे। दैट मीन्स अपने टीचिंग मेथड पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या कमी है। ठीक है, क्योंकि एक आध बच्चा होता तब भी आपको ही सोचना था, बट जब ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है तब तो आंख बंद करके सोचना है। रिफ्लेक्ट अपॉन योर टीचिंग मेथड्स एंड विल ट्राई ऑल्टरनेटिव मेथड्स। अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे कि जो मेथड्स, जो स्ट्रेटजीज, जो वेज, जो मेथडोलॉजीज, जो स्किल्स मैं यूज कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो सही है मेरी क्लासरूम के लिए? क्या बच्चों को मजा आ रहा है? नहीं आ रहा तो मेरे को मेथड चेंज करने की जरूरत है और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करने की जरूरत है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल नो डाउट सही है। इग्नोर करेंगे और पढ़ाते रहेंगे, भाई जब बच्चे के लिए ही क्लासरूम में सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है और बच्चे को मजा नहीं आ रहा, तो फिर इग्नोर करके क्या फायदा है यार? रोबोट थोड़ी बनाना किसी को। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, लीव द क्लास एंड कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स। यानी कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। यार देखो, शिकायत करेंगे, पहले आप अपने मेथड में कोई चेंज करने को तैयार नहीं है, पहले छोड़ ही देंगे क्लास। पनिश तो आप कर ही नहीं सकते। तो बेसिक सिंपल सी बात है कि आप अपने टीचिंग मेथड पे रिफ्लेक्ट करेंगे और क्या चेंज किया जा सकता है उस पर बात करेंगे, फिर कहीं जाके आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, A child learns to run and hop before she can skip। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। भाई बच्ची जो है वो रन यानी चलना या दौड़ना सीखती है, एंड हॉप उछलना, बिफोर शी कैन स्किप यानी कूदना सीखने से पहले वो उछलना और दौड़ना सीखती है, चलना सीखती है ना। भाई अगर आप स्किप कर रहे हैं दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं, है ना। वो स्किपिंग रोप होती है, तो उससे पहले आपको कूदना आ तो जाए, तभी तो वो जब रोप आएगी तब आप कूदेंगे। ठीक है, तो स्किपिंग करने से पहले, स्किप करने से पहले आपको पहले हॉपिंग आनी चाहिए, उछलना आना चाहिए और चलना आना चाहिए, दौड़ना आना चाहिए। ये क्या है? एक पैटर्न है। ठीक, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट? इसमें सब कंफ्यूज हो गए इतने आसान क्वेश्चन में। ए कह रहे हैं 43% लोग, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। यहां कोई बात हो रही है कि कौन सा विकास के पक्ष से जुड़ी हुई बात है? ये सीक्वेंस है, ये पैटर्न है डेवलपमेंट का, जो क्या होता है? प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक, तो डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है कि भाई बच्चा चलना सीखने से पहले बैठना सीखेगा, है ना। दौड़ना सीखने से पहले चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है पहले दौड़ना सीख लिया फिर चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है पहले स्किप करना सीख लिया बाद में फिर उछलना और चलना सीखेगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है कि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा करने से पहले ऐसा सीख लेगा। ठीक, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं हुई। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना हेरिडिटी की बात हो रही है ना एनवायरमेंट की बात हो रही है, बेसिक बात हो रही है एक पैटर्न की। तो आप सभी ने इसका गलत उत्तर देते हुए बहुत ही बढ़िया गौरव का काम किया है। तालियां बजा दीजिए अपने लिए, है ना। क्या दिक्कत आ गई? क्वेश्चन की भाषा बदलते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑल एस्पेक्ट आर इंटर रिलेटेड, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है कि शारीरिक विकास बच्चे के संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है, इमोशनल से जुड़ा हुआ है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो बी ऑप्शन ही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, यानी बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने अंदर क्या कंसिस्ट करता है बताइए? क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस यानी गुणात्मक परिवर्तन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, ओनली फिजिकल चेंजेस इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों की बात हो रही है, तो क्वांटिटी भी होगी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, तो दोनों वैसे भी आ जाते हैं। वैसे क्वालिटेटिव होता है अगर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता तो डेवलपमेंट के बारे में। तो जब दोनों की बात हुई है तो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन। मात्रात्मक वो जिनको मात्रा में मापा जा सके, जैसे आपकी हाइट, वेट, साइज, शेप, और गुणात्मक क्या? आपका बहुत सारा विकास ऐसा हो सकता है जो इमोशनल डेवलपमेंट है, आपकी समझ बेहतर हो गई, कल से आपकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर हो गई, इमोशनली आप डेवलप हो गई, ये क्या है? गुणात्मक विकास है या गुणात्मक परिवर्तन है। सिर्फ फिजिकल चेंजेस तो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, पढ़िएगा एक बार। डैश रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से
कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? यानी कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया यानी फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे? ध्यान से पढ़िएगा, फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या हो सकता है? पेड़ पौधे, ये सारी चीजें। सोशल वर्ल्ड जिसमें लोग हैं, मतलब एनवायरमेंट की बात हो रही है कुल मिला के। तो नर्चर इज द राइट वर्ड, लालन पालन पोषण इज द राइट वर्ड, एनवायरमेंट इज द राइट वर्ड। क्या है? पर्यावरण। क्योंकि फिजिकल हो चाहे सोशल हो, एनवायरमेंट ही है ना वो। फिजिकल में क्या है? पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, मैप नहीं होता वो फिजिकल। और सोशल क्या है? जिसमें लोग हैं, तो है तो एनवायरमेंट ही है ना। यहाँ पे हेरिडिटी की तो बात ही नहीं हुई, नेचर की तो बात ही नहीं हुई। नर्चर हम पोषण को बोलते हैं, यानी एनवायरमेंट को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये बाकी की तीनों चीजें तो हेरिडिटी ही थी, क्रोमोसोम भी जेनेटिक्स से संबंधित है, नेचर भी और हेरिडिटी भी। वो यहाँ होना ही नहीं था आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है अगर मैं कहूँ तो। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं कौन सी हैं? प्राथमिक, जहां प्राइमरी आ जाए समझ जाइए, फैमिली तो पक्का आएगी ही आएगी। ठीक है, तो फैमिली सिर्फ दो जगह है, एक फैमिली यहां है, एक फैमिली यहां है। फैमिली एंड मीडिया, तो मीडिया तो सेकेंडरी में आता है, या मीडिया ज्यादा दूर है फैमिली से अगर हम नेबरहुड के कंपैरिजन में बात करें तो ये सेकेंडरी में आता है। नेबरहुड बिल्कुल ही पास में है। ठीक है, तो अगर फैमिली के साथ नेबरहुड आता है तो वो प्राइमरी में चला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर स्कूल के साथ नेबरहुड आता है तो सेकेंडरी में चला जाता। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, मैं दूंगी आपको 5 सेकेंड। आज तो आप लगभग 5000 लोग आ गए, दैट मीन्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है आपको अब, है कह सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया। एग्जाम जब भी आए ये बना के रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक दिन में सारे क्वेश्चन दिमाग में भर के और चले गए। समझने वाली चीज है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगी। लर्निंग इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे होती है ना, एड ऑन होगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिन। ठीक, डी ऑप्शन कह रहे हैं 31% लोग। चलो देख लेते हैं। कमल रीजंस दैट ही विल गिव अ क्रेयॉन टू तनु। कमल एक बच्चा है, वो रीजनिंग देता है, वो तर्क देता है कि वो एक क्रेयॉन नहीं होते जो कलर्स होते हैं, वो मोम वाले, बचपन में यूज किए होंगे कभी। तनु को एक क्रेयॉन देगा यदि इफ शी ऑल्सो गिव्स हर वन सो दैट इट इज एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। यानी कि एक बच्चा है कमल जो ये कहता है कि मैं एक क्रेयॉन, मैं एक कलर तब दूंगा, एक मान लीजिए स्केच पेन है, तब दूंगा दूसरी बच्ची तनु को जब वो मुझे एक क्रेयॉन देती है या बदले में कुछ ना कुछ देती है। ठीक है, तभी वो इक्वल एक्सचेंज होगा। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज कमल एट? कमल किस स्टेज पे है? इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट सेकेंड स्टेज है। ठीक है जी, फर्स्ट लेवल की सेकेंड स्टेज है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन इसका दूसरा नाम है। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल ऑर्डर नहीं है, गुड बॉय नाइस गर्ल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें इनके बाकी नाम भी पता होने चाहिए। सबने गलत आंसर दिया है इतने बेसिक क्वेश्चन का। 42% लोग डी कह रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, वो लॉ एंड ऑर्डर होता है कि लॉज हमें फॉलो करने चाहिए समाज में, है ना, वो फोर्थ स्टेज है। यहाँ पे सिंपल टिट फॉर टैट, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, है ना। अगर बच्चे को तुम आज अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करो क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ अपना टिफिन शेयर किया था, मैंने कल अपनी इरेजर तुम्हें दी थी तो आज तुम्हें अपना शार्पनर मुझे देना पड़ेगा, है ना। अगर मेरी पेंसिल चाहिए तो अपनी नोटबुक दो मुझे, है ना। अगर मुझसे कुछ काम कराना है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। मम्मी को चाहिए अगर किसी शॉप से बच्चे से कुछ मंगा लें तो उसको भी बीच में अपने लिए कुछ पॉकेट मनी चाहिए या कुछ एक रिवॉर्ड चाहिए, मतलब बराबरी का चाहिए, टिट फॉर टैट। मैं आपके लिए कोई फेवर तब करूंगा जब आप मेरे लिए कोई फेवर करेंगे, है ना। तो ये दुनिया में वैसे भी बहुत चलता है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर टिट फॉर टैट या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। इतना आसान क्वेश्चन अगर हम गलत करेंगे तो फिर तो मतलब बहुत ही दुख की बात हो जाएगी, मेरे लिए भी बड़ी शेम की बात हो जाएगी, है ना। ऐसे मत करो यार, ये नाम आपको पता होने चाहिए, वो भी इस तरह की थियरीज जो आती ही आती हैं हर जगह। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 5005 लोग देख रहे हैं, पूरे 5000 और 5 लोग अलग से बैठ के देख रहे हैं और सिर्फ लगभग 3000 लोगों ने लाइक किया। कहाँ है ये बाकी के 2100 लोग? ये हैं सिर्फ 2.9 के। पसंद नहीं आ रहा सेशन? देखो एक बार,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू बिल्ड ऑन ईच अदर्स प्ले आइडियाज, यानी संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पे बच्चे बिल्ड ऑन ईच अदर्स प्ले आइडियाज, जो खेल संबंधी विचार हैं वो एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, ठीक। स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग दैट सिंबल्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, और ये समझने लगते हैं जो सिंबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, तो ये जो सिंबल है ये एप्पल का है, ठीक है, ये राइट जाने का है ना, या फिर अगर ऐसे लिखा है दैट मींस नहीं जाना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंबल हो गया, बट इतना तो जान ही जाता है कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, यानी सिंबॉलिक थॉट आ जाएगा बच्चे में, क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक थॉट आ जाएगा, बट लैक कंजर्वेशन स्किल्स। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया ना यहां से यहां तक, तब भी अगर आपने ये पढ़ लिया लैक कंजर्वेशन स्किल्स, यानी कि संरक्षण की क्षमता की कमी होती है। सिंबॉलिक थॉट तो आ गया बट कंजर्वेशन नहीं आया, दैट मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से जस्ट पहले की स्टेज है ना, क्योंकि कभी सेंसरी मोटर के बारे में इतनी बातें नहीं कहेगा आपको, ठीक। तो इस केस में प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्याजे की थियरी का क्वेश्चन है, अगर अभी भी ना समझ में आया हो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जहां बच्चा सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर आ जाता है ना, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, फॉल्स रीजनिंग वो देने लगता है, बट कंजर्वेशन नहीं है। कंजर्वेशन क्या है, अगर 500 ml पानी है या 1 लीटर की बोतल में से पानी चाहे मैं एक टब में डाल दूं चाहे एक बाल्टी में डाल दूं, वो 1 लीटर ही रहेगा, यानी शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम में या क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता, ये कंजर्वेशन है, ये संरक्षण है, ठीक है जी। तो संरक्षण अभी नहीं आता क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है संरक्षण। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। प्याजे की थ्योरी ना देखी हो, मैंने यूट्यूब पर कराई हुई है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज तो आजकल बड़ी आती ही है क्वेश्चंस की, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है पढ़ने की। देखिए 6 वर्ष की बच्ची है, खुद से पढ़ लीजिए, पहले 2-4-5 सेकंड का समय ले लीजिए, पढ़िए एक बार और सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए, बताइए फटाफट। A 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container, यानी एक 6 साल की बच्ची ये मानती है कि लंबी हाइट वाले ग्लास में छोटे ग्लास और चौड़े ग्लास से, छोटे और चौड़े ग्लास से ज्यादा पानी आता है, ठीक है। दो द लिक्विड हैज बीन poured फ्रॉम दी कंटेनर टू दी ग्लास इन फ्रंट ऑफ हर आईज, यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया था कि अगर ये 1 लीटर पानी मैं एक छोटे और चौड़े बर्तन में डाल दूं और बच्चे को लगे कि नहीं जो लंबी बॉटल है उसी में पानी ज्यादा होगा, जबकि उसकी आंखों के सामने ये पानी इससे इसमें डाला गया है, इससे इसमें डाला गया है, दैट मींस पानी बराबर है, बट वो ये बात समझ नहीं पा रही, ठीक है। उसको लग रहा है जो लंबी है साइज में बॉटल उसी में पानी ज्यादा है, ठीक है। According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to the child's reasoning by the child is due to the child's inability to, ये हमारे टाइपिस्ट महाराज ने कुछ तो इसमें 2 बार टाइप कर दिया है, रीजनिंग बाय द चाइल्ड इज ड्यू टू, यहां से हटा देने से, इज ड्यू टू द चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू, ठीक है। यानी कि फिर से पढ़ते हैं इसको, हिंदी में पढ़ते हैं, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यानी जिसकी हाइट ज्यादा है जिस बर्तन की, इसको ऐसे समझते हैं, जिस बर्तन की हाइट ज्यादा है, एक है ऐसा लंबा बर्तन, एक तो मेरी ड्राइंग भी माशाअल्लाह है, देखिए एक बार, ये है एक टॉल बॉटल यानी लंबा बर्तन है जिसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है। दूसरा है एक चौड़ा और छोटा बर्तन, ठीक, छोटा बर्तन क्या कहेंगे इसको, आज तो बाल्टी बना के ही रहेंगे हम, कुछ तो बना ही देंगे, वो क्या है पता नहीं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये चौड़ा है बट हाइट जो है इसके बराबर की नहीं है ना, चौड़े के नाम पे जो मजाक मैंने किया है वो तो आपने देख ही लिया, ठीक है। चौड़ा है बट हाइट में कम है इससे, ठीक। ये हुआ वाइड ग्लास, क्या हुआ, वाइड और शॉर्ट, वाइड एंड शॉर्ट, छोटा है, ठीक। बट यही सेम 1 लीटर ऑफ वाटर यहां से पोर किया गया, इसमें डाला गया 1 लीटर, और फिर बच्चे से पूछा गया कि किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चे ने कहा कि पानी ज्यादा तो इसी में है ना। जैसे बच्चे नहीं होते जिनको 10 रुपए का नोट लेने की जगह पे 2-2 रुपए के 5 सिक्के ज्यादा लगेंगे, दैट मीन्स उसको क्वांटिटी ज्यादा समझ में आ रही है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। कोई कह रहा है अवार्ड दो मैम को पिक के लिए, यार ऐसे मजाक उड़ाओगे अब आप, हैं ऐसे बदले लोगे। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो सिंपल मतलब है कि बच्चे में क्या किस चीज की इनेबिलिटी है। एक तो देखो लैक ऑफ कंजर्वेशन है,
सिंपल है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। इसके कई रीजंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण की कमी है, अभी बच्चे में संरक्षण नहीं आया। दैट मीन्स संरक्षण का मतलब क्या है कि शेप और साइज के चेंज होने पे, यहां लिख लीजिएगा शेप, यानी शेप चेंज हो गई, यहां पे शेप चेंज हो गई, ये शेप अलग है इस शेप से, तो शेप चेंज हो गई, शेप और साइज भी अलग है, उस ग्लास का साइज भी चेंज हो गया। क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा ना, पानी तो 1 लीटर की वहां था, 1 लीटर यहाँ है। शेप और साइज चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्वांटिटी चेंज नहीं होती, शेप और साइज के चेंज होने से। दिस इज कंजर्वेशन। इससे आसान भाषा में अब कोई समझाए तो 150 रुपया देंगे, ठीक। मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, बताओ एक बार, ठीक है। नहीं, ड्राइंग को अवॉइड करना है, बस समझने पे ध्यान देना है, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें एक और चीज है, और किस चीज की अब कंजर्वेशन किसकी वजह से नहीं हो रहा, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्यों है, इनेबिलिटी किस चीज की है, आंसर करना एक बार। सीरिएट करने की, सीरिएट होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाना, सीरिएट करने की इनेबिलिटी है, या फिर परफॉर्म हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, क्रमिक रूप से हायरार्की में बढ़ते हुए क्रम में नहीं लगा पा रहे हैं, डिसेंटर करने की इनेबिलिटी है, या अप्लाई प्रपोजिशनल लॉजिक। यहाँ ना तो प्रपोजिशनल लॉजिक की जरूरत है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट, जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वहां जरूरत पड़ती है ना तो प्रपोजिशनल थॉट, ना यहाँ सीरिएशन। तो सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग बढ़ते हुए आरोही और अवरोही क्रम में लगाना। हायरार्किकल भी वही है कि आप साइज या क्रम के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लगा पा रहे हैं। दिस इज सिंपल। डिसेंटर करने में अकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की क्षमता में समस्या है बच्चे को। अब ध्यान से समझेंगे सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन होता क्या है, ये सब हटा देते हैं। सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन क्या है समझते हैं। सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन क्या है, देखो सेंट्रेशन होता है एक ही चीज पे फोकस होना, सेंट्रेशन इसको कहते हैं हम हिंदी में, और यहां लिखते हैं हम डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, ठीक। सेंट्रेशन इज सिंपल केंद्रीकरण, यानी पूरा फोकस किसी एक प्रॉपर्टी पे आपने डाल दिया, किसी एक पर्टिकुलर चीज की। यानी सेंट्रेशन कब है कि बच्चे को लग रहा है कि ये पानी कम होल्ड करता है इसकी बजाय, क्यों, क्योंकि बच्चे का ध्यान है इसकी सिर्फ हाइट पे, बच्चे का फोकस एक ही जगह पे केंद्रित हो गया, सेंटर्ड है एक ही जगह पे, वो है हाइट। वो ये नहीं देख पा रहा कि ये चौड़ाई में ज्यादा है, इसकी विड्थ ज्यादा है ना, हाइट बेशक कम है, तो मतलब वो बाकी एस्पेक्ट देख नहीं पा रहा। दैट मींस वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा, वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा, है ना, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा। और ये कब होता है, ये प्री ऑपरेशनल में होता है, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो वो डिसेंटर कर पाता है, क्योंकि कंजर्वेशन जो है संरक्षण 7 से 11 वर्ष में आ जाता है, ठीक। तो ये जो विकेंद्रीकरण है इसमें प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डिसेंट्रेशन है कि वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा, अलग अलग एस्पेक्ट उस चीज के नहीं देख पा रहा, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है, वो है हाइट, उसकी विड्थ, उसका साइज, उसकी शेप, उस चीज पे फोकस नहीं है। तो कंजर्वेशन की कमी, संरक्षण की कमी किस वजह से होती है, लैक ऑफ डिसेंट्रेशन के कारण, क्योंकि बच्चा अलग अलग एस्पेक्ट सेम चीज के नहीं देख पा रहा। अगर वो पेन पे फोकस है तो उसका या तो इसकी हाइट पे फोकस है, इस चीज पे फोकस नहीं है कि भाई ये ब्लैक कलर का है, प्लास्टिक से बना है, कैसे चलता है, क्या है, कुछ नहीं, उसका फोकस है बस इसकी हाइट पे कि ये पेन इससे छोटा है या बड़ा है, ठीक। अगर वो अलग अलग प्रॉपर्टी देखेगा तो दैट मींस वो डिसेंटर कर पाएगा, ठीक है। सिंपल बात, किसी भी एक चीज पे फोकस है तो सेंट्रेशन, इसकी कमी के कारण ही कंजर्वेशन नहीं आता। सेंट्रेशन को अच्छा नहीं मानेंगे, डिसेंट्रेशन जरूरी है अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है किसी भी चीज की। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मैंने कुछ ज्यादा ही इसको लंबा खींच दिया क्या, बट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। क्वेश्चन में 18 देखिए, चाइल्ड यानी एक बच्चा है, देखिए पढ़िए, खुद जवाब दीजिए। तो कौन से देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, चाइल्ड, केडी हो यार तुम, आओ इधर। चाइल्ड की अगर हम बात करें
तो एक बच्चा है जो कहता है आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ द पजल, यानी कोई पजल है जो बच्चा सॉल्व कर रहा है, कोई भी एक जिग्सॉ पजल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कह रहा है कि मैं ना इस पार्ट को, इस हिस्से को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इस पजल के किसी एक पार्ट पे वो अटका हुआ है मान लीजिए। टीचर ने क्या कहा, टीचर ने बोला विच पीस शुड कम हियर एज दीज आर दी लेग्स ऑफ द कैट। अध्यापक ने कहा कि यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। समझिएगा, बच्चा एक पहेली को हल करते समय कह रहा है कि मैं इस हिस्से को, किसी एक पार्ट पे वो अटक गया, मान लीजिए वो बिल्ली की पजल थी कि उसको शेप में लगाना था कुछ कुछ पीसेस लगा करके, तो अब वो किसी हिस्से पे अटक गया। टीचर ने कहा कि यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं, मतलब उसको हेल्प कर दी, उसको हिंट दे दी, उसको क्यू दे दिया। कैसे? एक क्लू मिल गया उसको कि भाई ये बिल्ली के पैर हैं तो कौन सा पार्ट आना चाहिए, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई पैरों में तो इस तरह के आने चाहिए, दैट मींस स्कैफोल्डिंग हो गई, सिंपल। तो चाइल्ड ने कहा कि पॉज आने चाहिए, भाई पैर हैं तो पंजे आएंगे, पंजे वाली शेप लग जाएगी, सिंपल। तो टीचर ने कहा गुड, विच पीस लाइक अ पॉ, तो उसने कहा कि अब ढूंढो पंजे जैसा टुकड़ा कौन सा है यहाँ पे। तो चाइल्ड ने कहा हाँ ये वाला है। तो विच फीचर ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, जिसकी बात कौन कर रहे हैं, वाइगॉस्की कर रहे हैं, कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया है, अंतःक्रिया है, हम अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके, बात करके सीखते हैं बहुत कुछ, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा एक कॉन्सेप्ट हाईलाइट हुआ है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो बेंड्यूरा में होती है, उसमें सिर्फ ऑब्जर्व करना था, कोई हेल्प करने नहीं आता। एक्सपोजिटरी होती है, दिमाग में भर दिया, वो भी गलत है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं संघर्ष है, ठीक है। यहाँ पे हेल्प मिल जा रही है तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, दैट मींस स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग यानी मचान, यानी टेम्परेरी हेल्प है। आप किसी एक पार्ट पे, किसी एक स्टेप पे अगर बच्चा अटकता है तो आप उसको हेल्प देते हैं, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दिया था इसको जेरोम ब्रूनर ने, बट वाइगॉस्की इसको अपनी थियरी में धड़ल्ले से यूज करते हैं, और जब भी स्कैफोल्डिंग की बात आती है तो 99.9% ऑफ द केसेस में आंसर वाइगॉस्की होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन दे सकता है स्कैफोल्डिंग? कोई भी व्यक्ति जो मोर नॉलेजेबल अदर हो, MKO हो, एज में आपसे छोटा हो या बड़ा हो, मोर नॉलेजेबल अदर यानी उस एक सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा जानता है, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए MK हो सकती हूँ यहाँ पेडागोजी में, हो सकता है आप मेरे लिए MK हो जाएं इंग्लिश में, वैसे ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स में स्पेशली हो सकता है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा हो, ठीक। तो मोर नॉलेजेबल अदर। आगे बढ़ेंगे, एज का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, एज कम या ज्यादा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेव वाइगॉस्कीज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन दी। लेव वाइगॉस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, साइकोसेक्सुअल, बिहेवियरिस्टिक या हिस्टोरिकल? देखो बिहेवियरिस्टिक तो वही पैवलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे लोग हैं, हल, टॉलमैन, वॉटसन, वुडवर्थ, ये लोग हैं जो बिहेवियरिस्ट लोग हैं, जो स्टिमुलस रिस्पांस की बात करते हैं। ऐसी बात वाइगॉस्की और पियाजे नहीं करते, ठीक। साइकोसेक्सुअल थियरी है, ये सेक्सुअल वर्ड आ गया, दैट मींस समझ जाइए फ्रॉइड की बात हो रही है, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे कोई बात ही हम जनरली करते नहीं है। तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव यानी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वाइगॉस्की की थियरी में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृति और भाषा। इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम यानी रचनावादी क्लासरूम जहां पे बच्चा एक्टिव है, बेस्ड ऑन पिजेशियन प्रिंसिपल्स यानी पियाजे के सिद्धांतों पर बेस्ड रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या अधिगम कैसे होगा? कोई कह रहा है नींद आ रही है, सो जाओ, है ना, सो जाओ सो जाओ, है वो कौन सा डायलॉग है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो सोने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लो, काम आएगा, दिमाग में छप जाएंगी चीजें, है ना। सोना है इनको, सो जाओ सो जाओ, चैन से सो, सोना यार, अब आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके सो जाना, डू नॉट वरी एट ऑल। चलो आते हैं 66% लोग, है ना, 66% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये है, बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 27% को लग रहा है ए ऑप्शन। देखो इमिटेट करने की बात पियाजे कतई नहीं कहते, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण या हम कह सकते हैं नकल। तो पियाजे नकल की बात नहीं कर रहे, पियाजे की बात है कि एक्टिव होकर के बच्चा अपनी संज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, वो बड़ों की सिर्फ नकल करेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। थ्रू एक्सप्लेनेशन गिवन बाय एडल्ट्स, एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लोरेशन होता तो समझ में आता। बाय स्ट्राइविंग फॉर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स की बात पियाजे या वाइगॉस्की कोई नहीं करता। जहां पे बच्चा एक्टिव है, सिंपल समझ जाएंगे आंसर वही है। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज यानी स्वतः स्फूर्त गतिविधियों में
सम्मिलित होकर के, पियाजे कहते हैं बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द वर्ल्ड है, सक्रिय निर्माता है अपने ज्ञान के। बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी वो सक्रिय होकर के एक्टिविटी करके दुनिया में उसको एक साइंटिस्ट की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। छोटे साइंटिस्ट हैं, उनको कोई भी चीज दिखती है उसको टच करेंगे, देखेंगे, घुमाएंगे। मेरा भाई आया था कल, दोनों चेयर खोल के इधर उधर पूरा सब कुछ कर दिया उसने कि कैसे पीछे कर सकते हैं, कैसे आगे कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली क्यूरियस होता है माइंड, तो वो करके सीखता है। जो बच्चा है वो करके सीखेगा, लिटिल साइंटिस्ट है ना। जैसे एक साइंटिस्ट क्यूरियस है अपने रिसर्च के लिए, वैसे बच्चा दुनिया को लेकर के क्यूरियस है, तो वो अपनी नॉलेज का निर्माण जो है कैसे करेगा, एक्टिविटी करके, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी के थ्रू। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे।